नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। खेमका के खत से खलबली। जी हां, एक आईएएस अधिकारी के खत ने इस वक्त हरियाणा सरकार में खलबली मचा दी है। आईएएस अशोक खेमका ने पत्र लिखकर रजिस्ट्रियों में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2016 से 2021 तक नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां की गई है और अधिकारियों को पता ही नहीं चला। ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि सरकार ने इस मामले में 15 दिन पहले ही 70 से ज्यादा राजस्व विभाग के अधिकारियों, पटवारियों और कानूनगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। अधिकारी की इस चिट्ठी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए कि क्यों एक आईएएस के खत ने खलबली मचा रखी है। फिर इसके बाद जरूरी सवाल भी पूछेंगे, चर्चा भी करेंगे। घोटाले पर घमासान, चिट्ठी से बढ़ी चर्चा, भ्रष्टाचार को लेकर भौकाल, दोषियों का आया काल। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले को लेकर विपक्ष पहले से सरकार पर हमलावर है। अब एक अधिकारी की चिट्ठी के साथ मामले ने फिर से तुल पकड़ लिया है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले आईएएस अशोक खेमका ने बीते दिनों सरकार को चिट्ठी लिखकर घोटाले में जिलाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रजिस्ट्रियों में 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप, जिलाधिकारी की भूमिका पर उठाए सवाल, रैंडम रजिस्ट्रियों की फॉरेंसिक जांच की मांग, ऑनलाइन सिस्टम की खामियां की उजागर, प्राइवेट लोगों से डिमार्केशन कराने का आरोप, प्राइवेट डेमोक्रेशन के लिए 15 से 20 हजार की लागत। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के पत्र के बाद मचे हड़कंप को देखते हुए गुरुग्राम के उपायुक्त ने घोटाले को लेकर चल रही जांच की जानकारी दी। 2016 ऑनवर्ड जितनी भी बिना एनओसी की रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, अनप्लैन्ड कॉलोनीज में हुई हैं, इलीगल कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हुई है, उसकी जांच कराई गई थी और उसमें काफ़ी सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर फाउंड कि उनके एंड पे गड़बड़ियां हुई हैं और उनके खिलाफ हमने एक्शन भी इनिशिएट कर दिया है। जहां तक गुरुग्राम डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो अराउंड 70 रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैव बीन इशूड नोटिसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्पॉन्स दे विल बी चार्जशीटेड अकॉर्डिंगली और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईएएस अधिकारी की चिट्ठी को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। पहली बात तो है कि इस प्रकार का पत्र कोई अभी मुझे मिला नहीं है। अगर आया भी होगा तो मैं कई दिन से बाहर था, जाके पता लगेगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली वही है जिसकी हमने पहले से इंक्वायरी मार्क कर दी है। जो 58,000 रजिस्ट्रियाँ जो गलत पाई गई थी, जिसमें लगभग 350 लोगों को हमने नोटिस दिया है, वो उसको एक्सप्लेनेशन कॉल उनकी मांगी है। उनका उत्तर मिलने के बाद इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई दोषी मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सुना आपने, सीएम का कहना है उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है, पर घोटाले में सख्ती से जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि लगभग 2 साल पहले गुरुग्राम में कुछ मामले सामने आने पर रजिस्ट्री का घोटाला उजागर हुआ था और सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। मामले में दोषी पाए गए पटवारी, लिपिक और अधिकारियों के खिलाफ जांच अभी जारी है। घोटाले में प्रशासन के और कितने अधिकारियों की हाथ रिश्वत की कालिख से सने हैं, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन घोटाले की खुलती परतें सिस्टम में बदलाव की जरूरत की मांग कर रही हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खत से खलबली मची हुई है, लेकिन इस मसले से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण ग्राफिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स हम आपको दिखलाने जा रहे हैं ताकि आपको भी ये मसला समझ आ सके। और ग्राफिक्स क्या है हम आपको बताते हैं। तो घोटाले पर घमासान मचा हुआ है। चिट्ठी से चर्चा लगातार एक बार फिर से बढ़ गई है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भौकाल
तो भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे थे। सरकार का अपना दावा है कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और किसी दोषी को बख्शेंगे भी नहीं। और जब पिछले कुछ दिनों पहले बजट सत्र प्रदेश में चल रहा था, तो तब भी इस तरह के मुद्दों को विपक्ष ने बड़े जोरों शोरों तरीके से उठाया था और सरकार की तरफ से जवाब आया था कि हम अपने कार्यकाल के सभी जो मामले सामने आए हैं उसकी बारीकी से जांच करवा रहे हैं, गहन से जांच करवा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा से एक सवाल रहा, आपने भी सुना होगा, विपक्ष कह रहा था कि प्रदेश में इतने घोटाले हुए लेकिन कोई भी जांच का नतीजा सामने नहीं आया और यह भी नहीं पता लगा कि आपने कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की है, कौन से मामले में कार्रवाई की है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने मनोहर सरकार को पत्र लिखा है और ये बताया कि रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं। तो एक और ग्राफिक्स आपको बता दें तो रजिस्ट्री घोटाले पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया कि बहुत दिनों से चंडीगढ़ से बाहर ही हूं, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने इतना जरूर आश्वस्त कर दिया कि अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि सरकार ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रखा है और यही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी दोषी अधिकारी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है ताकि दूसरे ऐसे अधिकारियों पर यह सीधा मैसेज जाए, क्लियर कट मैसेज जाए कि दूसरे अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करने से पहले, कोई घोटाला करने से पहले 1000 बार सोचें। लेकिन विपक्ष का एक सवाल रहा हमेशा से कि प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, अलग अलग जिलों में हुआ है, लेकिन अब तक कौन कौन से आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की है। तो परिस्थितियां गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इस पर समझना जरूरी है कि क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकार का रवैया क्या है, सरकार अपने एक कैसे स्टैंड के साथ आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेश रोड भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ नीरज भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं गुरुग्राम के नीरज, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीरज, फिलहाल क्योंकि भ्रष्टाचार के और रजिस्ट्रियों में घोटाले के मामले लगातार सामने आ रहे थे, गुरुग्राम में अभी तक क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? क्या कोई अधिकारी, कोई पटवारी अभी तक दोषी पाया गया है, और पाया गया है तो क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए यश, इस पूरे स्कैम को सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है जी। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो कि कांग्रेस से राजेश यादव हैं, काफी सीनियर ये यहाँ के कांग्रेस लीडर हैं और ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर इनकी पैनी नजर रहती है। ऐसे तमाम मुद्दों को ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पटल पर रखते आए हैं। देखिए 2016 से 2021 तक की ये रजिस्ट्रियों के घोटाले की जांच जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जा रही है। 2020 में हमें समझने की जरूरत है, 2020 वो वर्ष था जब कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा था, लेकिन इस प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों को ओपन किया, जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़ा कर रहा था कि आखिर ऐसे में जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, क्यों रजिस्ट्रियों को खोलने की नौबत आई थी। ऐसे तमाम बड़े कारण थे, जिसके बाद विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा तक यह मुद्दा गूंजा और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़े करते हुए विपक्ष ने यह करोड़ों रुपए की घोटाले के आरोप लगाए कि रजिस्ट्रियों के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाला किया गया है। हालांकि इसके बाद गुरुग्राम के अंदर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कुछ नायब तहसीलदारों को सस्पेंड किया गया। लेकिन जब हमने उन नायब तहसीलदारों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर से कहना है कि रजिस्ट्रियां जो हैं वो डीटीपी विभाग के अधिकारी, चूंकि जो सिस्टम अपडेट करने के बाद डीटीपी विभाग के अधिकारी को उस रजिस्ट्री रूम में बैठाया जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है, वो अधिकारी बताता है कि कौन सी जमीन के ऊपर रजिस्ट्री होनी है और कौन सी जमीन के ऊपर रजिस्ट्री नहीं होनी है, किस जमीन की एनओसी की जरूरत है और किस जमीन की एनओसी की जरूरत नहीं है। यानी तमाम विभागों के अधिकारियों ने इस गड़बड़जाले को अंजाम दिया है, इस घोटाले को अंजाम दिया है। हमारे साथ राजेश यादव हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, 2020 के बाद से ये स्कैम लगातार गूंजता रहा है राजनीतिक गलियारों में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप?
देखिए नीरज जी, ये जो रजिस्ट्रियों का घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी के, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि धारा 7A का वायलेशन करके कोई रजिस्ट्री कर दी गई, वो। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना सिर्फ धारा 7A का वायलेशन किया, बल्कि जो तमाम नीति नियम कानून नैतिकता ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां करी है। जिन रजिस्ट्रियों पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की स्टे थी, जिन जमीनों पे, उन जमीनों को भी रजिस्ट्रियां करी गई। और ये नहीं है मार्केट वैल्यू से बिल्कुल 10% 5% पे वैल्यू करी गई। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, 2020 में कोविड का प्रकोप था पूरे देश में, सारे सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की फील्ड में ड्यूटी लगाई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी रात को 10-10 बजे तक तहसील खोलने की, रजिस्ट्रियां करने की। अब एक मामला सिलोखरा गांव का, एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का बड़ा मशहूर केस था। वो जमीन थी, उस जमीन की मैं आपको कीमत की बात बता दूं, उससे मात्र 15 एकड़ दूर हरियाणा सरकार ने 2018 में 1 एकड़ 327 करोड़ रुपए में ऑक्शन करी थी। यानी कि वो करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की जमीन थी, और उसको स्टे होने के बावजूद गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की अनुशंसा पे तहसीलदार वजीराबाद ने उसकी रजिस्ट्री कर दी। डीसी गुरुग्राम जो बाद में छुट्टी पे भी चले गए थे, खत्री साहब अपने, उनकी अनुशंसा पे रजिस्ट्री करी। जब वो रजिस्ट्री हो गई, उसका उसी दिन इंतकाल जमा दिया, और बाद में पता चला कि ये घोटाला खुलेगा, तो उन्हीं डीसी साहब ने उस रजिस्ट्री को रद्द करने का आदेश सुना दिया। उसको मौका दे दिया कोर्ट में प्रूव करने का कि भाई इस जमीन का मैं मालिक हूं। ये वो जमीन है 2003-4 में जो चौटाला सरकार थी, चौटाला सरकार ने इसको बेचने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर कांग्रेस की सरकार। ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटूंगा, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, विपक्ष से लेकर आईएएस अधिकारी आज सवाल की नीतियों पर, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम का जो सरकार दावा करती है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये प्रदेश में हो क्या रहा है? सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सभी विजिलेंट प्रदेश के नागरिकों को, और उनमें ऑफिसर्स भी आते हैं, अगर उन्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रदेश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी बात करनी चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन थोड़ा बात करने में देर जरूर कर गए। ये इस अनियमितता का, या जिसको आप घोटाला कह रहे हैं, इस घोटाले को ही अगर शब्द को कहूं तो इसका उजागर तो हमने खुद किया है। हमने खुद आकर पहले 178 लोगों को, और अब जैसे आपने बताया कि 70 लोगों का दिन पहले हमने उनसे पूछा है कि ये किस प्रकार से हो गया। 178 लोगों को हमने जो है उसमें नामजद किया था। बहुत सारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार जो थे, उन सबको हमने चार्जशीट किया है। इसमें बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया था। सरकार को खत लिखा है, और उस मुद्दे पर जिस पर प्रदेश में लगातार चर्चा होती रही है, विधानसभा से लेकर सड़कों पर विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है ताकि सरकार को घेरा जा सके। तो मामला है रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात रख रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था कि किस प्रकार से हमारी त्वरित कार्रवाई के बाद पता चला कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। इसके विसल ब्लोअर खुद हम सरकार हैं। ये कांग्रेस के समय का घोटाला नहीं है, जब कोई पत्रकार जो है वो घोटाले को उजागर किया करता था, या कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है वो कोर्टों में जाकर घोटालों पर कार्रवाई करवाया करता था, या सीएजी जैसी एजेंसीज जो है वो बताया करती थी कि भाई घोटाला हुआ है। यहां तो हमने खुद बताया कि भाई इस प्रकार से जून 2020 से लेकर अगस्त 2020 के बीच में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उसमें नियम 701 की अनुपालना नहीं की गई है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल बार बार पूछा जा रहा था, आपके रिपोर्टर भी पूछ रहे थे, आपने भी पूछा। देखिए, कोविड काल के दौरान रजिस्ट्रियां क्यों खोली गई? कोविड काल के दौरान, कोविड काल अगर देखा जाए, ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो आज तक भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक ढील देनी शुरू की गई थी, 3 मई को पहली ढील दी गई थी, उसके बाद 13 मई को दी गई थी, फिर जून में आकर की थी, और जिन घोटालों की हम बात कर रहे हैं या जिस अनियमितता की हम बात कर रहे हैं वो 10 जून से लेकर 10 अगस्त 2020 की है। तब तक अनलॉक हो चुका था सारा का सारा सिस्टम। तो ये कंफ्यूज करने से क्या होता है कि अगर आप बात ठीक भी कह रहे हैं तो आपकी बात में आपकी नियत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जब आप तथ्यों से परे होकर बात करने लगते हैं, चाहे विपक्षी प्रवक्ता के रूप में, चाहे किसी पत्रकार के रूप में, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ फैक्ट्स को हाइड कर रहे हैं।
आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रदेश के नागरिक, हर नागरिक, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति है, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति है, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, सभी की जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो उस बात को उजागर करना, उसकी चर्चा करना, उसका संज्ञान में लाना, उस पर कार्रवाई करवाना। लेकिन आप फैक्ट्स के साथ ना नियमित। एक और छोटा सा पॉइंट, अगर यश जी मुझे केवल 10 सेकंड दें आप तो। फिर जब हमने पता किया तो देखा कि 2016 तक इसके तार जुड़े, और फिर उसके बाद जो कांग्रेस की बौखलाहट है सबसे ज्यादा वो इस बात को है, और ये सवाल जरूर पूछना कि जब हमने कहा कि हम 2010 से लेकर आज तक की जितनी रजिस्ट्री हैं उन सब की जांच करेंगे, तो ये बौखला गए। इन्होंने विधानसभा के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। क्यों भाई, आप किस जांच से डरते हैं? जब हम खुद अपनी सरकार के दौरान हम खुद आगे बढ़कर विसल ब्लो कर हम जांच करवाने की बात करते हैं, तो आपको 2010 से क्या दिक्कत है? क्या छुपा रखा है आपने? ठीक है, जवाब आपने क्या चोरी कर रखी है बताइए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश अरोड़ भी जुड़े हुए हैं। सुरेश अरोड़ जी, बात आपने सुनी। मनोहर सरकार विधानसभा में भी कह रही थी कि अगर आपको लगता है कि अनियमितताएं हैं, गड़बड़ी है, तो क्यों ना 2010 से लेकर अब तक की जांच करा ली जाए। देखिए, किसी को कोई कांग्रेस पार्टी से पक्ष से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बहुमत में हैं और आप सरकार चला रहे हैं, जब आप जन विरोधी बिल एक के बाद एक बनाकर भेज रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस से पूछ के करते तो महंगाई नहीं बढ़ती। आप वैट घटा दो हमारे कहने से, अगर आप कांग्रेस की बात पे ही चलना है, वैट क्यों नहीं घटा सकते पेट्रोल और डीजल पे? तो आपने जो करना कीजिएगा। अब इस बात का कोई मुंह सिर पैर नहीं है कि 2010 से अगर आपको अख्तियार दे दिया प्रदेश की जनता ने, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपको डंके की चोट से कहती है, और आप इस बात से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। करेंगे, आप इस बात से भाग नहीं सकते। आप कांग्रेस टाइम का घोटाला आप खुद भी साबित नहीं कर पाए। आप कह रहे कि उस समय घोटाले होते तो कोई बताता नहीं था। पत्रकारों को भी स्वतंत्रता थी। कल ये पत्रकार भाई है, यूपी में क्या हुआ, पेपर लीक की खबर एक पत्रकार साथी ने चला दी, उसके साथ क्या हुआ है मेरे कहने की जरूरत नहीं। पत्रकार पूरे हिंदुस्तान का बच्चा और खासतौर पर पत्रकार ये बात जानते हैं। और मैं विषय पे आता हूं। मैं खेमका जी से मेरी एक शिकायत जरूर है यश जी। खेमका जी कांग्रेस टाइम में लोकतंत्र में जी रहे थे। वो हमारे बड़े से बड़े नेताओं के नाम लेकर सीधे ट्वीट करते थे, और रावत वाड्रा जी का भी नाम ले देते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो तहसीलदार और कानून को अनिल विज की, अशोक खेमका जी की ये स्थिति सरकार में ऐसी है कि ये छोटे कर्मचारियों का तो नाम ले सकते हैं दोनों बड़े नेता या बड़े अधिकारी, लेकिन जो सिरमौर है, अगर अशोक खेमका जी इतने बहादुर हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, और इतने प्रदेश की जनता के प्रति या हरियाणा प्रदेश के प्रति उनकी कर्म भूमि रही है, हरियाणा सारी जिंदगी उन्होंने नौकरी की है, तो वो बड़े से बड़े उस अधिकारी का नाम या उस पॉलिटिशियन का नाम क्यों नहीं ले पाते जैसे हमारे समय में वो लिया करते थे। और कानून और पटवारियों के हाथ में क्या होता है अशोक खेमका जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। और जो अधिकारी इतना निर्भीक अधिकारी माना जाता है, जो राजनीतिक लोगों को ललकारता हो, और वो एक कानून और पटवारियों के नाम लेकर लिपापोती की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अशोक खेमका जी की सीट भी सब छुपाती है जो उन्होंने शुरुआत की है घोटालों की। कम से कम वो सामने तो आए बाकी अधिकारियों की बजाय। लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के उनसे ये प्रार्थना भी करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अशोक खेमका जी आपसे ज्यादा सेना अधिकारी शायद इस स्टेट में नहीं है, अगर होगा भी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस तो आपको मानती है। अशोक खेमका जी आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो इसमें शामिल है सब दृष्टि घोटाले में, उसका नाम ट्विटर पे ही उल्लेख कीजिएगा। छोटा सा कमेंट ले लेते हैं प्रोफेसर साहब, 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिए। जी। मैं सुरेश जी की बात से 100% सहमत हूं। सुरेश जी ने कहा कि अशोक खेमका जी निर्भीक हैं, ईमानदार हैं, सजग हैं, सियाने अधिकारी हैं, ये सब उनके शब्द हैं। और उन्होंने ये दिक्कत क्यों पैदा की? असल में कांग्रेस के समय ऊपर से घोटाले चला करते थे, और ऊपर से लेकर नीचे तक कोई रोकने वाला नहीं था। अब यहां नीचे से कोई चलता है तो ऊपर उस पर रोक लग जाती है। इसलिए उस समय जो घोटाले किया करते थे, इनके मुताबिक खेमका जी ने उनका नाम लिया। इस समय अगर कोई प्रयास भी कर रहा है तो खेमका जी ने उसका नाम लिया। जबरदस्ती किसी का नाम क्यों निकलवाना चाहते हैं आप? ठीक है, जिसको जबरदस्ती आप क्यों एस्केप बोर्ड बनाना चाहते हैं? किसी हमारे वाले साबित नहीं हुए मिस्टर रावल, हमारे वाले साबित नहीं हुए। लेकिन सर हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। अगर गड़बड़ियां पाई गई है या पाई जा रही है, अगर कोई दोषी, अगर कोई अधिकारी
इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार एग्जाम्पल सेट करे, ताकि जो दूसरे अधिकारी हैं जो गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं वो 1000 बार सोचें। बिल्कुल, वो 1000 बार सोचें। बिल्कुल मुझे एक सेकंड और चाहिए जी सुरेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, 5 सेकंड जल्दी। यस जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अंतर बताना चाहता हूं करप्शन के मामले में कांग्रेस में और बीजेपी में। अगर हम करप्शन फैलाते, जो अभी यादव जी ने आपके चैनल के ऊपर ये सलोखरा वाली धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जमीन का जिक्र किया, ठीक है, प्रदेश की जनता ने ऐसे ही थोड़ी सरकार ने कभी प्रयास किया था, उसके बाद आज यही लोग प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है, ये सवाल पूछ रही है, अगर करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, अगर गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं रजिस्ट्रियों में, तो सरकार एग्जाम्पल सेट करे। और जो जवाब पटवारियों से, तहसीलदारों से, नायब तहसीलदारों से मांगा गया है, उसके जवाब का भी उत्तर देना चाहिए सरकार को। हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर, आप ठीक है सर, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो देखना होगा सरकार एग्जाम्पल क्या सेट करती है, जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ताकि एक क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए।